बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी रिसेंट में आपका जियो का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको आपके ऑफिशियल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि वो भी इजीली इसको समझ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखेंगे टाइमिंग हमारी जो वो टोटल 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 70 रहेंगे, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, आगे सामान्य निर्देश को अगर हम पढ़ते हैं तो टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे इसमें 30 और खंड होंगे 4। खंड का में टोटल 17 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स के वास्तुनिक, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान वाले होते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। खंड खा में 18 और 19 ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, स्रोत आधारित। वैसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स वाले में, बट आपको 3 के आंसर लिखने होंगे। ठीक है, एमसीक्यू है। खंड गा में 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, अब ये जो है ना खंड का खा गा, इससे संबंधित जो टोटल यहाँ पे मार्क्स बनते हैं वो है टोटल 35। तो इसको बच्चों हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर अप कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे बच्चों आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करोगे ना, वैसे टॉप पे लिंक होगा पार्ट 1 का, उसको चेक कर लेना। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आ भी जाएगा, वहां पे पार्ट 1 लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका जो खंड घ है यानी कि 24 से 28 5-5 मार्क्स से जो क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ये थ्योरेटिकल आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वर्ल्ड मैप का रहेगा 5 मार्क्स का, एंड इंडिया का मैप का रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1 में तो हमने आपका खंड का खा गा इसको कंप्लीट कर लिया था, और ये जो है घा वाला 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन ये 35 मार्क्स कैरी करते हैं, इसको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पार्ट 1 का ओवरव्यू दे देता हूं। इस तरीके से हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो एक फिलिंग ब्लैंक्स था। फिर यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जैसे कि परमाणु स्टेशन तारापुर था इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत कुछ कर रखा था। भूरा हीरा के नाम से किस खनिज को जाना जाता है, तो लिग्नाइट है। जंग का कटोरा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थित जो पीटर्सबर्ग है, इसको जानते हैं। कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में विकल्प चुनना था। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे। ठीक है, भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालता में भारतीय आर्य समूह है। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी पिछली वीडियो में, और अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाया भी था। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्रोत आधारित क्वेश्चन थे, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन थे एक एक मार्क्स के 4, बट आपको 3 करने थे। ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमारा ये आ गया था सेक्शन नंबर सी। इसमें क्वेश्चन में 20 से लेके 23 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, एक में आपको चॉइस मिली थी। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन था जिसमें आपको चॉइस मिली थी, और क्वेश्चन के आंसर भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाए थे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। बस मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो थी हमारी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो हमारे 35 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसकी बात हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर डी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 24 से 28, और 2 जो क्वेश्चन है वो आपके मैप बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए 24 से 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो खनिज है इनका संरक्षण भाई क्यों आवश्यक है, और आवश्यक है तो ठीक है, अरे चलो अब ये भी बताओ कि संरक्षण किस प्रकार से आप कर भी सकते हो। 2 क्वेश्चन है कि संरक्षण क्यों करना चाहिए और किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है जो भी खनिज होते हैं, चाहे हीरा, लोहा, मैग्नीशियम, ईटीसी, जो भी खनिज है, तो खनिज क्या होते हैं, ये धीरे धीरे करके समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। और अगर हम इसको देखें कि इसके बनने में कितना टाइम पीरियड लगता है, तो बहुत ज्यादा एक लंबा समय इसको लगता है बनने के लिए। और एक बार ये जैसे कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो उसको दोबारा हम बना भी नहीं पाते हैं जल्दी से। ठीक है, और ये ऐसे खनिज हैं जो कि धरती में कुछ ही मात्रा में मौजूद है। अगर इनको समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारी पीढ़ी के लिए बचेंगे नहीं। तो इसीलिए सतत पोषणीय विकास यानी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर सके, इसीलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक देखा जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं भाई खनिजों का संरक्षण हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो खनिजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, यानी कि खनिज को अगर हम साइड में कर दें तो हमें ऊर्जा के लिए कई स्रोतों को ढूंढना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा,
तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी को हमें यूज में लाना चाहिए, जिसे हम जिसका हम मतलब बना सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। पवन ऊर्जा यानी कि वायु ऊर्जा है, तो ये भी खत्म नहीं हो सकती है। तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसे मतलब कि खनिज जो ऊर्जा देते हैं, उसी संबंध में हमें अन्य स्रोतों को इस तरीके से खोजना चाहिए ताकि खनिज बचे रहेंगे। धात्विक खनिज क्षारन धातुओं के उपयोग तथा धातुओं के पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए, यानी कि ऐसे खनिज जो धात्विक हैं और समय के साथ ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएंगे, तो हमें उनकी जगह जो धातुओं का चक्रण कर लेना चाहिए, उन्हें दोबारा से रिसाइकल कर लेना चाहिए एक बार यूज होने के बाद, ठीक है। अत्यल्प खनिजों के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी खनिजों के संरक्षण में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे हीरा है, ठीक है, हीरा हो गया या फिर सोना हो गया, तो ऐसे में ये क्या है, ये ऐसे खनिज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे भी कह सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इनको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय बना देना चाहिए, एक संस्थान बना देना चाहिए जो इसका संरक्षण करेंगे, ठीक है। यानी कि जो कम खनिज है उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको उनके लिए संस्थान बना देना चाहिए, ठीक है। ऐसे खनिज जो कि युद्ध के लिए या फिर जैसे तेल वगैरह है, पेट्रोलियम है, तो ये बहुत काफी मात्रा में कम है अभी फिलहाल के टाइम पे, तो हमें इसके निर्यात को घटाना चाहिए, ठीक है, निर्यात को घटाना चाहिए, व्यापार से इसे रोकना चाहिए, जिसके पास है उसे यूज करना चाहिए, ठीक है। और सबसे आसान तरीका पता है क्या है खनिज को संरक्षण करने का, कि जो भी खनिज हमारे पास है तो हमें उसका इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ के साथ में करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो भी इसका उपयोग कर पाए, ठीक है। तो खनिज संरक्षण की ये कई विधियां हैं। आई होप बच्चों एकदम बिल्कुल सिंपल लेवल पे जाके मैंने आपको समझा दिया कि इस खनिजों का संरक्षण आवश्यक क्यों है और किस प्रकार से ये किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। Why is it necessary to conserve minerals in India? How can we protect them? तो किस तरीके से क्यों जरूरी है, एंड उसके बाद प्रोटेक्शन के क्या क्या यहाँ पे मेथड्स हैं, देख सकते हैं आप, ये सभी मेथड्स हैं, इजीली पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है बच्चों, जिसमें हमें सबसे पहली जो चॉइस है वो यहाँ पे देखने को मिल गई है। चलिए 25 की बात कर लेते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण किन तत्वों पर निर्भर करता है? देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूँ। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया है कि उद्योगों का स्थानीयकरण किन तत्वों पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ध्यान से सुनना, उद्योगों की अवस्थिति यानी कि उद्योगों की जो स्थिति है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसकी वजह से जो उद्योगपति होते हैं, जो फैक्ट्री लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपना लाभ बढ़ा लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाते हैं। तो ऐसे कौन से कारक हैं? तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है ना, उनमें सिर्फ आपको एक ही आंसर है, ठीक है। तो देखा मैंने आपको किस तरीके से एक क्वेश्चन से संबंधित तीन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब टेंशन नहीं लेना, तीनों ही क्वेश्चन आएंगे तो तीनों में सेम एज इट इज आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहला आंसर है बच्चों, पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल कोई भी हम यहाँ पे एक इस्पात ले लेते हैं, कोई उद्योग लेते हैं, फॉर मान लेते हैं चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? गन्ना हो सकता है, ठीक है। इस्पात उद्योग के लिए क्या हो सकता है? खनिज हो सकता है। तो ऐसे में हम चीनी उद्योग को यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता। तो चीनी के लिए चीनी उद्योग हमेशा ऐसी जगह पे स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पे उसे गन्ना आसानी से मिल जाए, अर्थात उसके लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, कच्चा माल किसी भी उद्योग के लिए सस्ते तौर पे, सरल तौर से मिल जाए, जहाँ पे परिवहन इजीली उपलब्ध भी हो। साथ ही साथ भारी वजन वाले जो भी उद्योग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके आसपास में ही होना चाहिए, कच्चे माल के स्रोत के आसपास होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे जो वजन घटाने वाले होते हैं, जल्दी खराब होने वाले होते हैं, उनको जो है कच्चे माल के समीप ही होना चाहिए, ठीक है। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होते हैं जैसे कि इस्पात और चीनी, ये चीज है। वायु आप समझ गए होंगे। सेकंड है अनुकूल जलवायु। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। देखो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए, हमें नमी वाला एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं आप यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं, उत्तरी भारत की तरफ, तो वहाँ पे नमी वाला वातावरण वो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे ये उद्योग फलेगा नहीं, चलेगा नहीं, ठीक है। तीसरा है बच्चों शक्ति के साधन। तो इसे हम कैसे कहेंगे, ऐसे उद्योग जिनको अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। खुद मान लेते हैं एल्यूमिनियम उद्योग है, तो इसमें बहुत सारी मशीनें चलती हैं, ठीक है, इसको भट्टी में जलाया जाता है, पिघलाया जाता है।
तो ऐसे में इसे बहुत ज्यादा एनर्जी पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे स्रोतों के पास में होना चाहिए, जैसे बिजली वगैरह हो गए या फिर कोई कोयला टाइप में जहाँ से मशीनें चल सकती हैं। इस तरीके से ऐसे जो स्रोत हैं उसके पास में होना चाहिए, शक्ति के साधन के पास। चौथा है बच्चों, श्रम की उपलब्धता। बेसिकली देखो, उद्योग सिंपल सी बात है वहीं लगेगा जहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, मतलब हर एक तरीके का काम करने वाले व्यक्ति मिल जाए, जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को कर सके और आसानी से वो कम कीमत पर भी काम करने के लिए राजी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि उद्योग है, ठीक है, आपने उद्योग लगा दिया यहाँ पर्टिकुलर एरिया में और 10 किलोमीटर तक आपको कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है, और वो यहाँ पे अगर काम करने भी के लिए भी आएगा, तो अगर एक दिन की दिहाड़ी नॉर्मली अगर 100 रुपए बनती है, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर से इतनी दूर आएगा, जाएगा, 4-5 घंटे इसके इसी में लग जाएंगे, तो कहेगा मुझे तो भाई 500 चाहिए। इस तरीके से आपका घाटा हो जाएगा। तो यही चीज है कि श्रम जो है वो आसानी से और सस्ते तौर पे मिल जाना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट। फिर है बाजार तक पहुंच। अब उद्योगों में जो आपने बनाया है माल, उसको सिंपल सी बात है भाई कि बेचना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में जो विनिर्मित माल है, जो उत्पादित माल है, उसको आसानी से जो खरीदने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हम परचेजर्स होते हैं, यानी कि हम किसी चीज को खरीदते हैं, तो ऐसे में एक ऐसा बाजार आसपास में होना चाहिए जहाँ पे वो अपने माल को पहुंचा सके और जो दुकानदार होते हैं वो खरीदे और उसका माल बेच सके। ठीक है, फिर पूंजी आ जाती है। सिंपल सी है कि पूंजी क्या, इसका मतलब क्या है कि जमीन खरीदनी है, कच्चा माल चाहिए, श्रमिकों को वेतन देना है, तो इसके लिए पूंजी बहुत आवश्यकता करती है। साथ ही साथ सातवां है परिवहन होना चाहिए, संचार आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, परिवहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी देखा गया सरकार की नीति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जब हम समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है, तो समाजवाद में क्या होता है कि सरकार की नीति क्या करती है, वो उद्योगों पर खुद ही नियंत्रण रखती है। तो ऐसे में उद्योग फलते फूलते नहीं है, तो इसीलिए सरकार की नीति उद्योगों के लिए हितैषी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उद्योग लगा सके। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको समझाया एक एक एग्जांपल लेके। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो कमेंट करके बताएंगे कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, कौन सी, जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है और जो सेकंड एक्टिविटी होती है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है या फिर आप कह सकते हो इसकी विशेषताएं बतानी है, दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे बताऊंगा कि मान लेते हैं प्राथमिक को अलग से 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो भी जो आंसर आपको मैं बताऊंगा उतना लिख दोगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर द्वितीय को भी अलग से 5 में पूछ लिया जाए, तो भी जो आंसर आपको बताने वाला हूं उतना ही लिखोगे तो भी 5 आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो प्राथमिक क्रियाएं हमारा पहला पॉइंट है, तो इसके देखो मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, अगर यार ये क्वेश्चन जैसे कि प्राथमिक गतिविधियां और द्वितीय गतिविधियां हैं, ये एक मिला के आ जाता है, ठीक है, ये दोनों ही एक ही में आ जाते हैं, तब आप क्या करोगे, प्राथमिक के आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, और द्वितीय जो क्रिया है इसके भी आप 3 पॉइंट लिख दोगे, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अलग से पूछ लिया गया 5-5 मार्क्स में, तो कैसे लिखोगे, तो आप जो मैं पूरा समझाऊंगा वो लिख देना। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर हमारे ये क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं बस उसमें से 50% लिखना है, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इसी को अलग अलग पूछ लिया जाएगा तो आप पूरा पूरा लिख दोगे। ठीक है ना, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कम टाइम पे और अच्छे से अच्छी चीजों को समझाया जा सके। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे प्राथमिक गतिविधियों पे, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप सिंपल सी बात है, ये क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो कि मानव से जुड़े हैं और ये सीधे तौर पे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। इनकी सिंपल सी किसकी बात हो रही है इसमें, इसमें जैसे कि हम मान सकते हैं कि आखेट यानी कि शिकार टाइप में करना, ठीक है, भोजन संग्रहण भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण पशुओं को चराना, मछली पकड़ना जैसे पानी में बंसी टाइप में डाल के मछली पकड़ते हैं कांटा डाल के, वनों से लकड़ी को एकत्र करना, वनों से कंदमूल फल इन सभी को एकत्र करना, ठीक है, कृषि करना और खनन कार्य, कुछ खनन कार्य ऐसे होते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए, ये सिंपल सी बात है, किससे संबंधित है, मानवीय क्रियाकलाप के, जो कि सीधे तौर पे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्रकृति से पदार्थ जो भी, देखो सिंपल सा समझ लो कि प्रकृति से जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सीधा उपभोक्ताओं के द्वारा, इसमें कोई मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा व्यक्ति के द्वारा यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा बच्चों, लाल कॉलर श्रमिक का, इसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लाल कॉलर श्रमिक कौन होते हैं, वे प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। ठीक है, यानी कि वे ऐसे लोग जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि
ये सभी जो कार्य है जो व्यक्ति करते हैं और इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, घर से बाहर होता है, इनको कह देते हैं लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, उसके साथ ही इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां विषम जलवायविक व भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती है। यानी कि विषम का मतलब क्या है, जैसे भोजन संग्रहण करना है, पशुचारण करना है, मछली पकड़नी है, वनों से लकड़ी, ये सभी करना है, तो इसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो एकदम सही होती है। उसके अंतर्गत आते हैं यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो आदिम अवस्था में, यानी कि जैसे हमारे जो परंपरागत रूप से बहुत सारी जो परंपराओं को मानते हुए आते हैं, जो पिछले टाइम की सोच रखते हैं, पिछले टाइम से जीते हुए आते हैं, इसमें वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और ये इसी ऐसा ही सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं बेसिकली जहां तक अभी आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरीके से पहुंची नहीं है। अगर पहुंची भी है तो एकदम लोएस्ट लेवल तक पहुंची है। ठीक है, लोएस्ट लेवल तक, या फिर ऐसे कहो कि पहुंची ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। आई होप समझ गए होंगे। जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तब आपको पूरा लिखना है, जब ये आएगा दोनों मिलाकर से 5 मार्क्स में, तो आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड आ जाता है द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक गतिविधि। अब द्वितीयक गतिविधियां क्या होती हैं, जो प्राथमिक से ऊपर लेवल की हैं। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उत्पादों से गुणों व रूप में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी या मूल्यवान बनाया जाता है। इसमें कई यांत्रिक मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए भेजा जाता है। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, इसका मतलब ये है कि हमें प्राथमिक लेवल से, प्राथमिक गतिविधियों से जो भी वस्तु प्राप्त होती है, हम क्या करते हैं उसमें मशीनों के द्वारा मशीनीकृत करते हैं, उसको क्या करते हैं थोड़ा और ज्यादा उपयोगी बना देते हैं और ज्यादा मूल्यवान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि प्राथमिक क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं किसी भैंस से दूध निकाल लिया गया। ठीक है, आपको पता है भैंस से दूध निकाल लिया गया। अब मशीन के द्वारा इस दूध से क्या किया जाएगा, वैसे नॉर्मली आप चाहो तो दही, माखन, घी, ये सभी बना सकते हो नॉर्मली तौर पे जो गांव में किया जाए, लेकिन इसमें मशीनीकृत डाल के हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी छाछ बना सकते हैं, यानी कि लस्सी बना सकते हैं। ठीक है, इससे अलग अलग वेराइटीज दूध से दही, पनीर, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसको मशीनीकृत कर देते हैं और उसको और ज्यादा संस्कृत कर देते हैं, उसको और ज्यादा उपयोगी बना देते हैं। जो दूध प्राथमिक क्रियाकलाप में केवल एक ही वस्तु था, अब उसे मशीनीकृत करके इसकी 4 से 5 वस्तुएं बना दी गई, तो ये इसका मूल्यवान भी बढ़ गया है और ये फिर उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे घरेलू उद्योग से लेके बड़े बड़े कारखाने व औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं, यानी कि घरेलू उद्योग पे भी ये किया जा सकता है और बड़े बड़े उद्योगों पर भी। उच्च जनसंख्या वाले विकसित और विकासशील इसमें देश आते हैं, यानी कि द्वितीय गतिविधियां बेसिकली कहां कहां देखने को मिलती है, जहां की जनसंख्या अधिक होती है, फॉर एग्जांपल भारत, चाइना, इस तरीके से। और विकासशील देश, तो ये सभी विकासशील देश भी हैं। पांचवा है आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकीकरण उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। प्राथमिक में क्या होता है कि यहाँ पे ना के बराबर आए हुए होते हैं या तो नहीं आए होते हैं, लेकिन द्वितीयक में ये बिल्कुल उच्च लेवल तक पहुंच चुका होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं और द्वितीय गतिविधियां क्या होती हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, उद्योगों का स्थानीयकरण किन तत्वों पर निर्भर होता है, तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे। देन यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं इसके बारे में सारे पॉइंट्स, एंड द्वितीय गतिविधियां क्या होती हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, इजीली इन सभी को पढ़ सकते हैं। एक ही बार में आपको सारी के सारे पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इनसे आप इजीली इंग्लिश में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में आप ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट है इन सभी को लिखेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हो जाएंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप। सेकेंडरी एक्टिविटीज की जब आप बात करोगे तो उसमें आप ये सभी के सारे पॉइंट इजीली यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में इजीली यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। देखिए 26 में क्या पूछा गया है, विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वैश्विक लेवल पर जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं, जनसंख्या वितरण फैला हुआ है, इसका जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है बेसिकली प्रति वर्ग किलोमीटर में, मान लेते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या को कहते हैं। ठीक है, इसके घनत्व को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं
जिसमें कई बार देखा जाता है कि मान लेते हैं यहाँ पे हम दिल्ली की बात करते हैं तो उसका जनसंख्या घनत्व तो अराउंड जो है वो 9400 के आसपास है। वहीं हम नीचे आ जाते हैं इधर केरल वगैरह की तरफ या फिर इधर हम ईस्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो मुश्किल से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे क्या कारण है वैश्विक लेवल पर भी, और मतलब वैश्विक लेवल पे की बात हो रही है, तो कौन कौन से कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। ठीक है, तो देखो बेसिकली लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, इवन आप भी कहाँ रहना पसंद करोगे, जहाँ पे आप आसानी से बच सको, जहाँ पे आपको आसानी से भोजन मिल सके, पानी मिल सके, ठीक है, घर बनाने के लिए उपयुक्त सामान मिल सके। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि लोग वहां पे रहना चाहेंगे। तो अब इसी चीज को ना 3 तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला तो हम इसको प्राकृतिक कारक में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम इसको आर्थिक कारक में डिवाइड कर देते हैं और एक धार्मिक कारक में, इस तरीके से। ठीक है, बट देखो आपको आंसर ये पूरा नहीं लिखना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ये आंसर पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो पता है आपको क्या करना है। प्राकृतिक कारक के आपको ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, और आर्थिक कारक के आपको ये 2 पॉइंट लिख देने हैं, और चाहो तो आप धार्मिक लिखो या नहीं लिखो, डज नॉट मैटर। लेकिन हाँ, अगर धार्मिक कारक अलग से पूछ लिया गया 1-2 मार्क्स में तो कैसे लिखोगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेन एजेंडा क्या है मेरा, कि अगर आपसे प्राकृतिक कारक ही पूछ लिए जाए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, इससे 5 मार्क्स में बताओ, तो आप तो कहोगे सर आपने 3 बताए थे, ये तो 5 में आ गई, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 5 में बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर एक ही साथ में पूछ लिया जाएगा तो आप इसमें से 2 से 3 लिख देना, बस सिंपल है। ठीक है, तो मेन एजेंडा क्या है, कम टाइम में अच्छे से अच्छा आपको समझाया जाए। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है स्थान की ऊंचाई, जहां पे आप रहते हैं उसकी ऊंचाई। तो एक तो होते पर्वतीय, पठारी, उबड़ खाबड़ वाले प्रदेश, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई जनसंख्या कम रहेगी। कौन रहना चाहेगा पर्वतीय पठारी जो पठारी क्षेत्र उबड़ खाबड़ वाले, यहाँ पे उन्हें ना तो साधन मिल सकेगा ना खाने पीने की वस्तु। ठीक है, तो इसी के विपरीत जो मैदानी इलाके होते हैं, समतल इलाके होते हैं, वहां पे लोग ज्यादातर रहने को मिलते हैं और वहां पे भूमि भी काफी उर्वर होती है। ठीक है, और आसानी से कृषि भी की जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा नदी घाटों के आसपास में, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो, यानी कि चीन की बात हो रही है, तो ऐसे में ये नदियां जो है वो क्या करती हैं, मतलब इन नदियों के आसपास में ही ज्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है जलवायु। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे अधिक गर्म जलवायु है या फिर अधिक ठंडी जलवायु, अगर आपको यहाँ पे मैं अंटार्कटिका भेज दूं, ठीक है, और यहीं पे मैं आपको किसी गर्म क्षेत्र में भेज दूं रेगिस्तान टाइप में, तो आप वहां पे नहीं रहोगे। सिंपल सी बात है, आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे, जहाँ पे शीतोष्ण या मानसूनी प्रदेश हो, यानी कि जहाँ पे जलवायु आपके अकॉर्डिंग हो, जहाँ पे 4-5 महीने में जैसे हमारे होते हैं ना कि सर्दी गर्मी बरसात ऐसे मौसम होते हैं, तो ऐसे जलवायु में आप रहना पसंद करोगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद है मृदा। मृदा का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आपको अपने खाने के लिए, कृषि करने के लिए भूमि उपजाऊ मिले। ठीक है, और वहां पे कई प्रकार की फसलें की जा सके, उपज अच्छी हो, तभी आप वहां पे रहना पसंद करोगे। तो इसीलिए ज्यादातर नदी घाटियों के आसपास में लोग हमको बसे हुए मिलते हैं। फिर है खनिज पदार्थ। यहाँ पे खनिज पदार्थ का मतलब ये है, एक टाइम को चलो ये तो मान लेंगे कि जलवायु थोड़ी सी दिक्कत देती है रहने में, कोई दिक्कत नहीं है, यदि वहां पे खनिज उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र का यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -0 के आसपास है। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी चीज बहुत ही जल्दी जम जाती है। ठीक है, इंसान को छोड़ के, और वहां पे आपको कोई खनिज मिल गया है, मान लेते हैं आपको हीरा मिल गया है, तो सिंपल सी बात है कोई भी कंपनी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके जरूर निकालेगी जो वहां पे रहे और माइनिंग करके उस हीरे खनिज को बाहर निकाले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरब की बात हो गई है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा तेल निकल, मतलब भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां पे खनिज निकलता है तेल, तो तेल से बहुत ज्यादा व्यापार किया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपना रखे हैं जिससे आसानी से वो रह सकते हैं। तो एक टाइम को जलवायु विषम चलेगी, बट वहां पे खनिज हो तब। फिर आती है वनस्पति। आपने देखा होगा कभी वनों में कोई ज्यादा लोग रहते हैं, जो कोणधारी वन होते हैं, नहीं रहते ना। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं कोणधारी नहीं, मतलब ऐसे वन, वो मान लेते हैं अमेज़न के जो जंगल है, वहां पे आपको कभी जनसंख्या देखने को मिलेगी ही नहीं, वहां पे इंसान पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहीं कोणधारी वन यानी कि ऐसे वन जो काफी फैले होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आसानी से लोग रह सकते हैं। तो ये चीज है प्राकृतिक तौर पे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा कि कारक बताओ, तब आपको इसमें से 2 से 3 लिख देना है। जब प्राकृतिक कारक अलग से ही पूछ लिया जाएगा तब आपको जो है 5 लिख देना। आर्थिक कारक की बात कर लेते हैं, तो आर्थिक कारक में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहला आ जाता है परिवहन। परिवहन का विकास, यानी कि परिवहन के जो साधन है उनका विकास, लोग जो परिवहन के साधन के विकास से लोग जो है वो दूसरे क्षेत्र तक, दूर दूर के क्षेत्र तक आसानी से जा सकते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधन जो है वो एक दूसरे से जुड़े सघन आवाज। सिंपल सी बात है भाई, परिवहन जब अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा, अच्छा विकसित रहेगा, तो आप सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली से आपको तमिलनाडु जाना है, ठीक है, परिवहन आपके पास हवाई जहाज है,
तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 10 घंटे लगेंगे। मैं आपको ट्रेन से भेज दिया जाए, आपको 5 से 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक एक्यूरेट नहीं बता रहा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यही चीज है, जहाँ पे परिवहन अच्छा विकसित होगा वहाँ पे लोग बने रहेंगे। अब वहीं पे हम वर्ल्ड लेवल की बात कर लेते हैं, तो आजकल जो फ्लाइट्स होती हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, हवाई जहाज, वो इजीली एक देश से दूसरे देश में लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नगरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक और नगरीय केंद्रों की वृद्धि की एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। सिंपल सी बात है, कोई भी क्षेत्र वहां पे नगरीकरण होगा, उद्योग ज्यादा लगे होंगे, तो वहां पे लोग जाएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। रोजगार, लोग गांव से शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, जिससे ताकि वो अपनी घर की जो स्थिति है वो इजीली उसको हैंडल कर पाए। ये आर्थिक कारक हो गए। फिर धार्मिक कारक, सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी व्यक्ति वहां पे रहना पसंद करेगा जहां पे उसके धर्म को सम्मान मिले। जैसे कि मान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में क्या था, रंगभेद की नीति चल रही थी, तो आप वहाँ के जो काले लोग थे वो क्या कर रहे थे, वहां को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि भाई जब उनके धर्म का सम्मान नहीं किया जा रहा, उनके उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, तो कोई क्यों रहेगा वहां पे। यही चीजें सारी की सारी, है ना। तो जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो आप क्या करोगे, प्राकृतिक के आपको 2 से 3 लिख देने हैं, ठीक है, और आर्थिक के 2 से 3 लिख देने, सिंपल सा। लेकिन आर्थिक कारक को अगर 3 मार्क्स में अलग पूछ लिया जाए तो आप तीनों लिख दोगे, और प्राथमिक, ये जो कौन से हैं प्राकृतिक, अगर इनको 5 मार्क्स में अलग से पूछा जाए तो आप ये सारे लिख दोगे, ठीक है ना। तो मेन एजेंडा क्या है, कम टाइम में अच्छे से आपको समझा। अब देखिए इंग्लिश में, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फैक्टर की। तो नेचुरल फैक्टर में आप रिलीफ के बारे में लिख दोगे, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल्स, मिनरल्स एंड वेजिटेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिखेंगे आप नेचुरल फैक्टर में, आपको पूरा नहीं लिखना है, 2 से 3 लिखना है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अर्बनाइजेशन है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है। फिर रिलीजियस फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ये सारे हैं। तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पॉइंट टोटल लिखने हैं। मैंने आपको 8 से 9 बता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 27 में हमसे पूछा गया है, भारत में सिंचाई बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में सिंचाई, सिंपल सी बात है, भारत एक कृषि आधारित देश है, तो ऐसे में यहाँ पे सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जिसकी वजह से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती जा रही है, कौन कौन से वो कारक हैं, ये हमें समझा। आइए समझिए कैसे लिखेंगे। तो हम सभी को पता है भारत एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यानी कि जहाँ पे वर्षा, मानसूनी वर्षा बेसिकली, यहाँ पे सिंचाई की मांग बहुत ही अधिक है, और जैसे जैसे सिंचाई की मांग बढ़ती जा रही है, इसके बहुत से कारण हम हमारे सामने आते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि खेतों में सिंचाई क्यों की जाती है, कौन से, कोई आपको 4 से 5 कारण यहाँ पे। पहला कारण देखिए, सबसे पहला वर्षा का असमान वितरण। समझिए कैसे, देखो हमें सभी को पता है कि हमारे भारत देश में कहीं पर भी पूरे मतलब पूरे ही कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे यहाँ पे बारिश हो रही है इस राज्य में, 1 घंटे यहाँ पे हो रही है, यानी कि वर्षा जो है पूरे वर्ष भर नहीं होती, ठीक है। अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो मानसून पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए ये देखा गया है शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं हो पाती, यानी कि ऐसी ऋतु ऋतु जिसमें वर्षा नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिंचाई नहीं हो पाती है। फिर वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि केवल वर्षा का आगमन ही नहीं, वर्षा की मात्रा भी अनिश्चित है, यानी कि हमें यही नहीं पता होता कि भाई वर्षा होगी कब। चलो मान लेते हो भी रही है, तो हमें ये नहीं पता कि वो कम होगी, ज्यादा होगी, उतार चढ़ाव कैसा रहेगा। इससे सिंचाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे आपको जो है धान की खेती करनी है, उसके लिए आपको बारिश चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पे एक हंसी वाला एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि एक खेत में 10 धान की वालियां लगानी है, ठीक है, आपको बारिश यानी कि पानी चाहिए टोटल 20 लोटा, तो ऐसे में बारिश होती है 5 लोटे की, तो सिंपल सी बात है भाई कि धान तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में सिंचाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है वर्षा की अनिश्चितता की वजह से। फिर है परिवर्तनशीलता, इसका मतलब ये है वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता। देखो क्योंकि देखो कई क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और कई क्षेत्रों में बहुत कम होती है, कहीं तो समय से पहले हो जाती है और कहीं तो समय के बाद में हो जाती है, और कहीं सिंचाई के बिना भारतीय कृषि एक मानसून का जुआ कहकर कही जाती है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ कही जाती है, ठीक है ना, भारतीय कृषि मानसून का जुआ कही जाती है। तो इसके आंसर में भी आप सेम एज इट इज यही आंसर लिख दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं या फिर कहा जाता है, जो भी है मानसून का जुआ भारतीय कृषि,
सेम आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। फिर आ जाता है मानसूनी जलवायु। सिंपल सी बात है, भारत की जलवायु मानसूनी है, यानी कि मानसून पर आधारित है, कब किस टाइम पे बारिश होने वाली है। जैसे कि केवल 3 से 4 महीने तक ही मानसून रहता है, बारिश रहती है। अधिकतर समय शुष्क ही रहता है, यानी कि जब बारिश नहीं होती है, गर्मी रहती है। और जबकि पूरे वर्ष हमें वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय कृषि अधिकतर निर्भर जो किस पर है, वर्षा पर। खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग, यानी कि जैसे जैसे देश की जनसंख्या जो बढ़ते जा रही है, इसकी वजह से खाद्यान्न कच्चे माल की मांग और तेजी से यहाँ पे उसमें वृद्धि हो रही है। इसीलिए बहुफसलीकरण यानी कि फसलों को अधिक से अधिक उगाया जा रहा है, जिसमें सिंचाई की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट हैं कि भारत में आखिर सिंचाई की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, या फिर भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। सभी क्वेश्चन का पॉइंट का आंसर लिख देंगे। वर्षा का असमान वितरण है, वर्षा की अनिश्चितता है, परिवर्तनशीलता है, मानसूनी जलवायु है, खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग है। ठीक है बच्चों, अभी तक यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो चुका है, जिसमें हमने हमारे 5 मार्क्स की 3 क्वेश्चन कंप्लीट 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए, इंग्लिश में पूछा जाएगा, डिस्क्राइब दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन इन इंडिया, तो कौन कौन सी वो फैक्टर्स हैं, आइए समझिए। सबसे पहला है अनवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि वर्षा सही टाइम पे नहीं होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। फिर है वेरिएबिलिटी, मानसून क्लाइमेट, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये आप इंग्लिश मीडियम में समझ जाइएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। तो खुश हो जाइए, आपको दूसरे क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पे चॉइस देखने को मिल गई है। देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, और भारतीय कृषि की कोई 4 प्रमुख समस्याएं बताओ। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा 5 मार्क्स में अलग से भी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, 5 मार्क्स से अलग से पूछा जा सकता है। और इसकी जो समस्याएं हैं वो आपसे 3 मार्क्स में अलग से पूछी जा सकती है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना, मैं आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद अथवा वाला भी अभी हम देख ही लेंगे। ठीक है, देखो, भारतीय कृषि में मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, आइए समझते हैं। देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। हम सभी को पता है, भारत की लगभग 75, एक एक्यूरेट नहीं है लेकिन हम लगभग की बात करें, 75% लोग जो वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि अर्थव्यवस्था का ही नहीं बल्कि, यानी कि कृषि जो है वो केवल अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला ही नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन यापन की एक महत्वपूर्ण विधि भी है, जिससे वो अपना रोजगार कमाते हैं, जिससे वो अपना घर का पेट पालते हैं। देश की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 70% भाग कृषि में लगता है, यानी कि अगर देश में टोटल 100 लोग कार्य करते हैं, तो उसमें से आप इतना मान लो कि 70%, टोटल 70 लोग जो है वो यहाँ पे कृषि भाग में कार्य करते हैं। ठीक है, और जो हमारे देश की कुल जीडीपी होती है ना, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें 26% का यहाँ पे योगदान कृषि का होता है। यानी कि अगर टोटल जो जीडीपी है वो 1 ईयर या 1 मंथ के अगर मान लेते हैं 100 रुपए बनती है, तो उसमें से 26 रुपए तो टोटल एक सेक्टर कृषि उनको निकाल के देता है। ठीक है, जो क्या है, एक फॉरेन जो रिजर्व है उसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है, कृषि से कई प्रधान उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है, कि कृषि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है। जैसे कि कपास, जो कि हम कह सकते हैं कपास की खेती होती है। ठीक है, ऊन जो बनाया जाता है वो भी आ जाता है। फिर जूट उद्योग है, वहीं यहाँ पे चीनी उद्योग भी आ जाता है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है कच्चा माल है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। साथ ही साथ कृषि से पशुओं को चारा मिलता है, और पशु जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका ट्रेड किया जाता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लगभग 110 करोड़ की जनसंख्या, मतलब भारत की ये तकरीबन बात हो रही है 2011 की। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में तकरीबन कितनी जनसंख्या आप सभी को पता है, 135 करोड़ प्लस। ठीक है ना, तो लगभग 135 करोड़ की जो भारत की जनसंख्या है, वो भोजन किस सेक्टर से प्राप्त करती है, कृषि से। अगर कृषि होगी नहीं तो किसी को खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज खाने की मोस्टली 99% कृषि से ही बनती है। अब चाहे आप यहाँ पे मैगी की बात कर लो, तो मैगी आटे से बनती है, आटा गेहूं से, गेहूं कृषि से बनती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। तो भारत में कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, अगर ये अलग से 5 में भी पूछा जाएगा तो इतना ही लिख दोगे, 5 मिल जाएंगे।
अगर दोनों कंबाइन करके पूछा जाता है तो भी इसमें से आपसे 1-2 पॉइंट बेसिक से कम करना है, लिख लीजिए। ठीक है? भारतीय कृषि की भाई प्रमुख समस्याएं बताओ। तो अभी हमने देख लिया था, सबसे पहली समस्या क्या है कि भारत में अनियमित मानसून है, यानी कि भारत की कृषि मानसून पर ज्यादा निर्भर है क्योंकि मतलब क्योंकि वो जो है समस्या इसमें क्या है, समस्या ये है कि वो सही टाइम पे होता नहीं है। इसमें भूमि सुधारों की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि कई लोगों के पास, मान लेते हैं ये एक गांव है, इस गांव में इसके पास यहाँ पे ये 10 हेक्टेयर जमीन है और एक किसी इस ए बंदे के पास में इसकी ये जमीन है और इसके पास में 1 हेक्टेयर ये है। तो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंचाई करने के लिए, फसल करने के लिए बहुत ज्यादा वो करना पड़ जाता है, बेसिकली स्ट्रगल करना पड़ता है। तो भूमि सुधार की कमी क्या है कि इसको मिला के इसको यहाँ पे दे देना चाहिए ताकि सब कुछ आसानी से हो पाएगा। और साथ ही साथ कई लोगों के पास जमीन जो हमारा कानून है, संविधान में दिया गया है, उसके तहत भी वो कानून जो बनाया गया है उसको भी कई धांधलीबाजी से उन्होंने तोड़ लिया है और वो अपने पास ज्यादा जमीन रखे हुए। तो ये भी है, भूमि सुधारों की कमी है। छोटे खेत हैं, विखंडित जो होते हैं, जो फैले हुए, अभी मैंने आपको बताया। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं, अधीनस्थता, यानी कि लोगों को अपने कृषि के लिए जो संसाधन है वो सही से मिल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके पास ऋण ज्यादा आ जाता है। सिंचाई साधनों की बहुत ज्यादा कमी है। अभी 5 मार्क्स में यही हमने क्वेश्चन देखा था, है ना। अत्यधिक रसायन व उर्वरकों उपयोग होता है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जाती है, उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती है, फसल जो वो सही मात्रा उगती नहीं है और उसको खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ समस्या है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख दोगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये पॉइंट लिखोगे आप। फिर इसमें भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्या आपको ये देखने को मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसी में अथवा में क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन शायद पढ़ा भी नहीं होगा अपनी किताब में, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्य विशेषताएं आपको क्या बताना है। आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा, जो वैश्विक लेवल पर साझा संपत्ति संसाधन होते हैं, इनका अर्थ आपको बताना है और इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। एक चीज और बता देता हूं बच्चों कि अभी मैं आपके लिए एक और सैंपल पेपर नंबर 2 लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। वो वीडियो आपकी कल आ जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे कल तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास वो वीडियो आएगी, जरूर देखें। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। हाँ, साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ और इसकी विशेषता। देखिए सिंपल सा है, इसको मैंने बिल्कुल छोटे पॉइंट में लिख रखा है। आप जो इसका अभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हैं इजीली। देखिए, भूमि के स्वामित्व के आधार पे भूमि संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निजी भूमि भू संपत्ति, एक होता है साझा संपत्ति संसाधन। निजी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, साझा जिसमें एक समूह होता है। ठीक है, देखो निजी व्यक्तियों पर निजी संपत्ति में सिंपल सा क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं उनका निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, और कुछ व्यक्तियों का एक सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। लेकिन जो साझा संपत्ति होती है, इसमें एक समुदाय का उसमें पूरे का पूरा कंट्रीब्यूट होता है और इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है। इवन सरकार भी उसकी मालिक होती है। सिंपल सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, लकड़ी, साथ ही अन्य जो वन उत्पाद है जैसे कि फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे, ये सभी क्या है, ये किसी एक का यहाँ पे साधन नहीं है। ये क्या है, ये सभी के संसाधन है। मान लेते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर पशुओं के लिए चारे की, तो चरागाह होते हैं जहाँ पे घास होती है, तो वो किसी एक बंदे ने उगाई होती है? नहीं। घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, यानी कि वनों से आपको लकड़ी, ठीक है, फल जैसे ये लाने हैं, तो वन जो किसी एक व्यक्ति ने लगाए हैं? नहीं। ये क्या है, ये सारे के सारे साझा संपत्ति के संसाधन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है। यानी कि जो लोग, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो वो क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं और मतलब सिंपल सी बात है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए पशुपालन जो है उन पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ जिनके पास पशु हैं भी, उनके पास अगर चारा नहीं है खिलाने के लिए, तो जो सार्वजनिक चारागाह होते हैं वहां पे जा सकते हैं। उनको ईंधन चाहिए अपने घर के लिए, रोटी वगैरह पकाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो वन से प्राप्त कर सकते हैं। फल चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें ये दर्शाती हैं कि पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति उसका कोई मालिक नहीं होता है इसमें। ठीक है, महिलाओं का इसमें विशेष महत्व है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा, ईंधन, लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। यानी कि गांव के लेवल पे अगर हम बात करें साझा संपत्ति संसाधन की, तो महिलाओं का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें महिलाओं को चारा एकत्र करने के लिए, ईंधन एकत्र करने के लिए ज्यादातर काम के रूप में देखा जाता है। ठीक है,
और सबसे आखिरी सामुदायिक वन हो गए, चरागाह हो गए, ग्रामीण जलीय क्षेत्र हो गए, सार्वजनिक स्थान हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी साझा संपत्ति को उदाहरण है। देखो पूरी की पूरी कहानी कहाँ घूम रही है, पूरी की पूरी कहानी घूम रही है एक संपत्ति जो है उस पर एक समुदाय का या फिर गवर्नमेंट का जो अधिकार है, जो हस्तक्षेप है उसके बारे में। अब इसमें कई सारे यहाँ पे स्रोत आ जाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का क्या योगदान है, अन्य जो उदाहरण है उसके बाद। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 28 के ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को इजीली समझ सकते हैं। अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है देख सकते हैं। अभी हमारा जो है वो मैप वाला क्वेश्चन आना बाकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, वो आप यहाँ से इजीली लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में जो अटैच किया हुआ क्वेश्चन था वो ये था, राइट एनी 4 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई और ये जो है वो इसके प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, सिंपल सा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते। अदर क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शेयर्ड असिस्ट रिसोर्सेज एंड स्टेट द मेन फीचर्स। तो आइए समझ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा एक ही लाइन में आप इजीली इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर डी था, ठीक है, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, हाँ डी, इसके 5-5 मार्क्स के जो 5 हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर आप सभी को दोबारा देखने क्वेश्चन तो आइए दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये रहे, देख लीजिए। 24 हमारा क्वेश्चन नंबर था कि खनिजों का संरक्षण आवश्यक क्यों है, किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, क्यों आवश्यक था, और संरक्षण की विधियां क्या कहती हैं, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इजीली से देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। उद्योगों का स्थानीयकरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है, तो आप ये देख सकते हैं तत्वों पर निर्धारित होता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले। ठीक है, फिर वहीं हमने देखा था प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं, फिर इसके बारे में जो सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि द्वितीय गतिविधियां होती है वो क्या होती है, फिर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किस चीज पे डिपेंड होती है, तो कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर रीजंस थे वो हमने देख लिए थे। उसके बाद जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं इनकी विशेषताएं एंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं इनकी विशेषताएं। फिर 26 था विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्राकृतिक लेवल पे क्या क्या थे, आर्थिक लेवल पे क्या क्या थे, सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी अच्छे तरीके से। इंग्लिश में था डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन द वर्ल्ड, तो न्यूक्लियर फैक्टर क्या क्या थे ये मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है, देन इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या थे ये भी समझा दिए थे। भारत में सिंचाई की जो मांग है वो अधिकतर तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसके कई कारण यहाँ पे आपके सामने नजर आते हैं, वो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो क्या क्या डिमांड है इसके बारे में आप देख सकते हो, ये सारे पॉइंट थे हमारे। देन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये महत्व था, और इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये समस्याएं थी। उसके बाद जो साझा संपत्ति संसाधन है इसके बारे में बताना था, तो ये हमने देखा। फिर हमारा यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड उसके बाद जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिक सा ये जो 2 मिनट में हमने देखा ये हमने रिवीजन करा दिया आपको कौन कौन से कर लिए हैं। आइए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे मैप, मतलब मैप वाले क्वेश्चन आते हैं। 29 देखिए मैप है हमारा, विश्व के दिए गए मानचित्र में इन्हीं 5 जलवासी पशुचारण क्षेत्र को अंकित करके उनका नाम लिखना है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे टोटल 6 दिए गए हैं, एक उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया, टोटल 6 दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 5 को वर्ल्ड मैप पे अंकित करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है वर्ल्ड मैप दिया हुआ होगा, एक क्षेत्र यहाँ पे है, एक क्षेत्र यहाँ पे है, ये इस तरीके से यहाँ पे फैले हुए हैं, तो हमें उनको अंकित भी करना है और नाम भी लिखना है। हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ पे एक क्षेत्र है, एक यहाँ पे क्षेत्र है, इस तरीके से आपको अंकित क्या हुआ दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे, तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, कैसे अंकित करना है और कहाँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे बता दोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था कौन सा, उत्तरी अफ्रीका। आप देखो ध्यान से समझते चलना है पूरे मैप को, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, देखो उत्तरी अफ्रीका हमारा कहाँ पे है, ए वाला पार्ट, तो ए वाला पार्ट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये रहा, ये है हमारा ए वाला पार्ट उत्तरी अफ्रीका। और अगर आपको मैप में अंकित करना होगा तो कैसे करोगे, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये वाला, ये क्या है, ये है हमारा ए पार्ट यानी कि उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, तो पहले हमने कर लिया। सेकंड है यहाँ पे अरब प्रायद्वीप, तो जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को अरब प्रायद्वीप तो पता ही होगा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला, ये क्या है,
ये है अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप को हम कहाँ से इंडिकेट करेंगे, ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, ये है अरब प्रायद्वीप, ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा सी पार्ट, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो आपको अगर मैप पता होगा तो सिंपल सी पता होगा कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, तो हम इसको सी लगा दें। आप चाहो तो यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो। नहीं नहीं, दक्षिणी पश्चिमी वो नहीं होगा, वो तो बेसिकली दक्षिणी उत्तरी हो जाएगा, सॉरी दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पे आएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आएगा दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि जो साउथ है वो तो यहाँ पे आ जाता है। तो सी हमारा ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, डी दिया हुआ है मेडागास्कर। तो आपको अफ्रीका के संबंध में एक छोटा सा द्वीपीय देश पता होगा, जैसे भारत का यहाँ पे क्या है, ये श्रीलंका है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का, ये वाला डी वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एक छोटा सा आइलैंड टाइप में, ये है हमारा पार्ट नंबर डी, यानी जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर। तो हम इसको डी बता दें, ठीक है। तो 5 करने थे, 4 हो गए। फिर ई है यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। तो आपको अगर यूरेशिया पता है तो आप इजीली यहाँ पे लगा दोगे, ये जो पूरा का पूरा भाग है ना, ये वाला पार्ट, ये है यूरेशिया, मतलब रूस के थोड़ा सा ऊपर के टाइप में, इतना समझ, ये है यूरेशिया। ये हो गया हमारा ई वाला पार्ट, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आ गया है एफ, यानी कि मंगोलिया। तो मंगोलिया यानी कि आप इसे चीन से संबंधित समझ सकते हो, तो इसको इजीली यहाँ पे इस एरिया में अंकित कर दोगे, ये हो जाएगा आपका एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो मैप आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से आप ये सारी चीजें बता दोगे। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा जो है वो उत्तरी अफ्रीका है। फिर बी है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उत्तरी यानी कि नॉर्थ अफ्रीका है ये बेसिकली, ठीक है ना, नॉर्थ ही था ना, हाँ नॉर्थ अफ्रीका है। फिर ये जो है वो अरब प्रायद्वीप है, बी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट क्या है, ये जो वेस्ट अफ्रीका है, यानी कि पश्चिमी जो अफ्रीका है, इसकी बात आ जाती है। डी क्या है, डी यहाँ पे मेडागास्कर है, ये जो है वो यूरेशिया है, और एफ जो है वो मंगोलिया है। तो इस तरीके से आप अपने मैप को इजीली इसको भर पाओगे, वर्ल्ड के मैप को। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाए। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अंकित किया हुआ दिया हो, आपको सिर्फ उसका नाम लिखना हो, या फिर हो सकता है आपको अंकित भी करना हो, नाम भी लिखना हो। और जरूरी नहीं है कि आपको जो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक चॉइस तो मिलेगी, इतना तो पक्का है। लेकिन हाँ ये हो सकता है, जैसे मैंने आपसे सारे के सारे क्वेश्चन किससे पूछ लिए, चलवासी पशु चारण से संबंधित पूछ लिए, तो हो सकता है कि आपको या तो ऐसे ही सेम टू सेम पूछ लिए जाए, या फिर पूछ लेगा कि एक चलवासी पशु चारण क्षेत्र बताओ, एक वाणिज्य पशुधन क्षेत्र बताओ, एक डेयरी कृषि का क्षेत्र बताओ। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर एक मैप की तैयारी कीजिएगा। मैं भी आपके लिए मैप की वीडियोस अलग से अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अपनी मैप की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अब जो है हमारा वर्ल्ड का मैप आ जाता है। वर्ल्ड के मैप में देखो, सॉरी वर्ल्ड नहीं, इंडिया का, वर्ल्ड का तो हमने कर ही लिया। ये 5 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है, किसी एक के 5 क्षेत्रों को आपको अंकित करना है। एक है तांबा अयस्क खाने, आप अंकित कर सकते हो सारी की सारी, या फिर जो लौह अयस्क खाने हैं इसको अंकित कर सकते हो। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपका मैप का क्वेश्चन बनाया है। अब ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रमुख तांबा अयस्क खान किसी राज्य की पूछ लेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि हजारीबाग कहाँ है, लौह प्रयोग खान मयूरभंज कहाँ है, ठीक है, खेतड़ी कहाँ है। अदर जो खान है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, अदर जो रेलवे स्टेशन वगैरह ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अलग अलग टाइप में पूछ सकता है। ये मैंने आपसे सिंपल सा इसलिए बताने की कोशिश की है ताकि आपको ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, और एक साथ आपकी अयस्क हो गई और लौह अयस्क, इनकी खानों की तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाए, एक ही बात है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको एक ब्लैंक मैप दिया होगा। अब इस मैप में आपको ये सारी चीजें भरनी होंगी। हो सकता है कि आपको इस तरीके से दे दिया जाए, अंकित किया हुआ हो और आपको नाम लिखना हो, या ये सारी चीजें हो सकती है, बट आपको तैयारी करके जानी है अच्छे से। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है प्रमुख तांबा अयस्क खान। तो तांबा अयस्क की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जिस राज्य को यहाँ पे इस त्रिभुज से दर्शाया हुआ है वो क्या है, वो है तांबा अयस्क खान, ठीक है, ध्यान से समझना। तो तांबा अयस्क खाने देखो टोटली कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है यहाँ पे खेतड़ी, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको खेतड़ी देखने को मिल जाती है। और ये खेतड़ी कहाँ पे बेसिकली, ये है बच्चों राजस्थान में, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, राजस्थान, था बन जा, हाँ ठीक है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। एक मिनट, नाम सही से लिखना पड़ेगा ताकि आप समझ जाओ, है ना। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है खेतड़ी, और एक है उदयपुर, ठीक है, खेतड़ी और उदयपुर। फिर एमपी की बात कर लेते हैं। तो एमपी का जो बॉर्डर है,
इस वाले एरिया पे, इसमें क्या है, यहाँ पे अमरकंटक। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में हजारीबाग है, और भी है एक, यहाँ पे नाम वैसे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। फिर वहीं पे जो लॉ एस्क खाने हैं उसको इस तरीके के सर्कल से दिखाया गया है। तो लॉ एस्क खाने महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, और जो केरल नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इसके जो बॉर्डर है उस पे आपको जो वेलारी देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पुर्ग आ जाता है, कोलकाता की साइड यानी पश्चिम बंगाल की साइड में, उड़ीसा की साइड में यहाँ पे आपको केंदूर, मयूरभंज, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है वो आप गामा एस्क खाने और लो एस्क खाने को इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैप बेसिकली आपका जो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 साल पुराना है, जब आपका मतलब भारत में टोटल 28 राज्य नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन है क्या? अच्छा, यहाँ पे कई राज्य हैं जो अभी वर्तमान में इसमें दिख नहीं रहे होंगे आपको, कई राज्य ऐसे जो टूट के बने थे, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए आपके पुराने मैप के अकॉर्डिंग है, नए मैप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपसे बात, ठीक है। वैसे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही एक आधा फर्क है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा, तामाइस खान। एक बार देखो, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में डाउट रह गया हो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पे दो हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या है, खिचड़ी है, और यहाँ पे है दूसरा क्या था, नाम था, हाँ, उदयपुर है। और फिर यहाँ पे देखो तीसरा कहाँ पे है, तो तीसरा है अमरकंटक, किस एरिया में है, यहाँ पे है बेसिकली। और उसके बाद एक है यहाँ पे हजारीबाग है ना, हाँ, हजारीबाग है, तो हजारीबाग इस एरिया में स्थित है। और दूसरा जो चौथा है उसका नाम मुझे दिख नहीं रहा सही। और जो लॉ एस्क खाने हैं उसको मैं नीले पेन से अंकित कर दूंगा, जिसमें रत्नागिरी और विलारी आपको बता देता हूँ। तो रत्नागिरी बच्चों इस एरिया में है, और विलागिरी है वो पर्टिकुलर इस एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पुर्ग आ जाता है, वेलाडीला आ जाता है, केंदुझर आ जाता है, मयूरभंज आ जाता है, ठीक है। तो पुर्ग यहाँ पे है, ठीक है, केंदुझर यहाँ पे है, और जो दो तीन है वो यहाँ पे आप देख ही सकते, मैंने आपको समझा दिया इसीलिए, ठीक है। तो आपको एक ब्लैंक में भी समझ में आ गया होगा, और जो अंकित किया हुआ है आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इजीली आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, जिसे मैंने आपको जितना हो सकता था बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, अभी एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए ऐसा ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक अभी और सैंपल क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। तो उस वीडियो को कोई भी बच्चा बिल्कुल भी मिस ना करे। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि और ज्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चाहो तो सीधा ज्वाइन भी हो सकते हो टेलीग्राम पे सर्च करके जीएस की 12th क्लास। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिल सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।